हम सहायक संधियां पढ़ रहे हैं और सहायक संधियों में हमने ये देखा था कि किस तरीके से मराठाओं से परेशान होकर हम देखते हैं कि विभिन्न राजाओं को, जो राजस्थान की विभिन्न रियासतें हैं, उन सभी राजाओं को संधियां करनी पड़ती है। और साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि 1803 में दो ऐसी रियासतें थी जिन पर सहायक संधियां की गई थी। सहायक संधियों का अर्थ यह होता है कि उनकी सहायता की जाएगी, सैनिक सहायता की जाएगी और सैनिकों का नेतृत्व के लिए एक जो व्यक्ति होगा अंग्रेजों का, वो वहां पर बैठा रहेगा, जिसे हम पॉलिटिकल एजेंट भी बाद में नाम देंगे। उसके साथ में ही हमने देखा था कि जयपुर और जोधपुर जो रियासत थी वो भी कहती है कि हमसे सहायक संध्या कर लेवे, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं। तो हम 1803 में वापिस देखते हैं कि भरतपुर और अलवर के साथ ही संधियां होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1805 में भरतपुर और अलवर जो है वापिस संधि करती है। रणजीत सिंह और बख्तावर सिंह के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी। फिर हम विभिन्न सहायक संधियों पे, अधीनस्थ संधियों पे आ गए थे। अधीनस्थ संधियों का मतलब ये था कि अब जो उनका रियासती क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन रहेगा। कुछ भी बाहरी और आंतरिक मामले हैं वो अंग्रेज ही देखेंगे। 1817 में हमने देखा था कि करौली और कोटा सबसे पहले संधि करते हैं, और जब ऑप्शन में आता है तो सबसे पहले संधि कौन करता है? तो करौली करता है। 1818 में हमने देखा था कि जो राजस्थान के अन्य रियासतें हैं, लगभग वो सभी रियासतें अधीनस्थ संधियां कर लेते हैं। और फिर हमने देखा था कि 1823 में सिरोही जो है वो वापस संधियां करती है। और 1838 की मैंने एक घटना बताई थी, जब झालावाड़ में क्या होता है, उसी समय स्थापना होती है। जला जालिम सिंह और उसके जो पुत्र था मदन सिंह, वो उस समय शासक बनता है। और उसके साथ में ही अंतिम रियासत थी जिसने सहायक संधियां की थी, यानी कि 1838 में। अब हमें कुछ लिखना था इसके साथ में ही, लेकिन हमने इसके साथ में देख लिया था कि भाई लॉर्ड वेलेस्ली थे, वो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। ये 1803 की घटना है और जो लेख है वो उसका प्रतिनिधि है, ये हमने देखा था। उसके बाद में 1818 की जब संधियां होती है तब हमने देखा था कि लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था और चार्ल्स मेटकॉफ और मेल्कन, ये दोनों क्या थे, इसके प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य कर रहे थे। ठीक है, 1817, 1818 और 1823 की हमने घटना पढ़ ली थी। अब हमें कुछ लिखना था इसके बारे में, जो मैंने कहा था कि हमने विभिन्न ये देख ली थी सहायक संधियां। चलिए अब सबसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करके। टॉपिक डालिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और लिखिए पहला बिंदु, भरतपुर रियासत ने 1805 में पुनः संधि की थी। भरतपुर रियासत ने 1805 में पुनः संधि की थी। समझ आ गई बात? ये 1803 में पहले कर रखी थी, उसके बाद में 1805 में इन्होंने पूरे किए। लिखिए जयपुर और जोधपुर रियासत ने जयपुर और जोधपुर रियासत ने 1803 में संधि हेतु प्रस्ताव भेजा था। संधि हेतु प्रस्ताव भेजा था, परंतु अंग्रेजों ने उसे निरस्त कर दिया। परंतु अंग्रेजों ने उसे निरस्त कर दिया। नेक्स्ट लिखिए, कोटा रियासत ने 1818 में कोटा रियासत ने 1818 में पूरक संधि की थी। 1818 में पूरक संधि की थी।
बताता हूं, मैं अभी समझा देता हूं। 1818। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1817 में कोटा रियासत ने संधि की थी। उस समय शासक कौन था? तो उम्मेद सिंह उस समय शासक था। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। ये देखिए, ये कोटा शासक 26 दिसंबर 1817 उम्मेद सिंह ने शासक के लिए। अब पूरक का मतलब क्या होता है कि देखिए, हम कभी देखते हैं कि आप जैसे कि एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते देते आपकी कॉपी भर जाती है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो 10th में 12th में कोई सप्लीमेंट्री आ गया है, तो उसमें क्या होता है कि कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा की पूरक कक्षाएं, पूरक परीक्षाएं इस दिन इस तक वापिस होगी, इस तरीके की सूचनाएं हम पढ़ते हैं। तो पूरक यानी कि पुनः करना, उसे पुनः, कुछ दिक्कतें आ गई थी जिससे उसको पुनः किया गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ गई थी? दिक्कत ये आ गई थी कि झाला जालिम सिंह जो था, झालावाड़ का शासक था, जो नया झालावाड़ का शासक बनेगा, है ना, तो उस समय क्या, वो कोटा का दीवान था। कौन? झाला जालिम सिंह कोटा का उस समय दीवान था। दीवान यानी कि आज का पीएम समझ लीजिए, और जो राजा था वो आज का राष्ट्रपति समझ लीजिए। ठीक है, शक्तियां अलग थी, आज के राष्ट्रपति और उस समय राजा के साथ शक्तियां अलग है, लेकिन आप पद को इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो राजा उम्मेद सिंह है उस समय, और शासकों ने दीवान से, ये झाला जालिम सिंह दीवान है उस समय। अब जालिम सिंह का ये कहना था, क्योंकि देखिए जालिम सिंह लगभग 60 सालों से युद्ध लड़ता आ रहा है और एक भी युद्ध वो भाई हारा नहीं कभी। अब झाला जालिम सिंह का कहना यह है कि जिस तरीके से राजा का जो पद है वो पैतृक होता है, यानी कि राजा का फिर बेटा राजा बनेगा, फिर बेटा राजा बनेगा, उसी तरीके से दीवान का जो पद है वो भी क्या होना चाहिए? पैतृक होना चाहिए। तो पहली लाइन लिखी है इसमें, इसी में पहली लाइन लिखनी है ना। हाँ, जो मैंने अभी लाइन लिखाई है ना कोटा वाला, उसमें लिखी है पहली लाइन, कोटा के दीवान का पद, कोटा दीवान का पद वंशानुगत किया जाए। कोटा दीवान का पद वंशानुगत किया जाए। कोटा दीवान का पद वंशानुगत किया जाए। ठीक, अब वंशानुगत, यहां तक तो बात ठीक थी कि चलो दीवान का पद है और वंशानुगत किया जा रहा है, लेकिन जालिम सिंह ने दूसरी शर्त रखी कि कोटा की समस्त जो शक्तियां हैं वो किसमें? दीवान में निहित कर दी जाए, यानी कि दीवान में निहित कर दिया जाए समस्त शक्तियां। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से तो दीवानी राजा हो गया, तो समस्त शक्तियां है, राजा को निर्णय, मतलब क्या निर्णय लेना है, कहाँ संधियां करनी है, कहाँ सैनिक विद्रोह करना है, या फिर जो झगड़े करने, लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, वो सब दीवान डिसाइड करेगा। तो राजा क्या करो? बैठे रहो। तो इसका दूसरी शर्त लिखिए आप कि कोटा में शासन की, कोटा में शासन की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां दीवान में निहित कर दी जाए, दीवान में निहित कर दी जाए। कोटा की संपूर्ण शक्तियां दीवान में निहित कर दी जाए। ठीक, अब समझिए 1821 का साल आता है। 1818 में हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का कार्य कर दिया जाए। कुछ समय यानी कि 3 एक साल उनको जेला, और 1821 में मांगरोल का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? मांगरोल का युद्ध होता है। और मांगरोल के युद्ध में एक तरफ तो होता है कोटा का राजा किशोरी सिंह, और एक तरफ होता है जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, और उसके साथ में कर्नल जेम्स टॉड। नाम सुना है इसका? कर्नल जेम्स टॉड। इन दोनों को एक तरफ और किशोरी सिंह एक तरफ, और संभवतः ये जो व्यक्ति है ये जीत जाता है, झाला जालिम सिंह और ये व्यक्ति जीत जाते हैं। और बकायदा होता क्या है कि जो कोटा है उसको क्या कर दिया जाता है? 17 भागों में तोड़ दिया जाता है, और 17 भागों में तोड़ने के बाद झालावाड़ की नई स्थापना की जाती है। और क्योंकि जालिम सिंह जो था वो अंतिम समय पे अंधा हो गया था, इसलिए जो मदन सिंह है, मदन सिंह है, उसको क्या किया जाता है? जो संधियां हो रही है उस समय शासक बनाया जाता है, इसीलिए हम झालावाड़ में किसको? मदन सिंह को पढ़ता है। ठीक है, तो लिखिए
मांगरोल का युद्ध लिखिए सबसे पहले, 1821 लिखिए, फिर इस तरीके से डैश बना के कोटा, किशोरी सिंह और उधर जालिम सिंह प्लस कर्नल जेम्स टॉड, ये पूरी बनाइए, उसके बाद में मैं आपको आगे समझाता हूं। लिख लिया? चलिए लिखिए, कोटा रियासत को, कोटा रियासत को 17 ठिकानों में तोड़ा गया। कोटा रियासत को 17 ठिकानों में तोड़ा गया और एक नवीन रियासत का निर्माण किया गया, और एक नवीन रियासत, रियासत के आगे झालावाड़ कर देना, रियासत झालावाड़ का निर्माण किया गया। जालिम सिंह के पोते, जालिम सिंह झाला के पोते, जालिम सिंह झाला के पोते झाला मदन सिंह, जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह को शासक बनाया गया। लिख लिया? चलिए अब हेडिंग डालिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें। अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें। (1806), 1817 और 1838। ठीक है, हेडिंग डालिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें। सबसे पहले 1806 में धौलपुर रियासत बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? धौलपुर बनाई गई थी। और धौलपुर बनाने के साथ में इस समय शासक कौन था? तो किरत सिंह शासक था। ये वो रियासतें हैं जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, और जो सीधा शासन था वो कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, एक तो अंग्रेजी भारत, और एक बताऊंगा मैं रियासती भारत। ठीक है, अंग्रेजी भारत वो है जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, और रियासती भारत वो है जहां पर राजा है और राजा के साथ में अंग्रेज जो है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नहीं जैसे कि टोंक बनाई गई थी। ठीक है, धौलपुर के बाद जो टोंक बनाई गई थी, टोंक बनाई गई थी, अमीर खां पिंडारी इस समय शासक था। पिंडारी, ठीक है। और 1838 में बनाई गई थी, अभी हमने पढ़ा, झालावाड़। और शासक कौन था इस समय? मदन सिंह, मदन सिंह। अब टोंक की स्टोरी सुनिए आप। क्या हुआ कि ये जो पिंडारी थे, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, ठीक है, उस समय जब वो देवसेना से मिलने जाता है और रात को जो युद्ध होता है, तो उस समय
जो कट्टापाथ है वो क्या कहते हैं कि पिंडारी है, तो जो सुना है शब्द, तो पिंडारी, पिंडारी क्या थे, मराठा की तरह ही थे, आक्रांता थे और युद्ध करते थे, हमेशा लूटपाट ज्यादा करते थे। तो पिंडारियों की संख्या कम थी, मराठाओं की संख्या ज्यादा थी, बस इतना सा फर्क था। तो ये बार बार ये क्या जयपुर में और अजमेर में इस तरफ आक्रमण करते, तो यार जयपुर वालों ने कहा कि तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, हमें काम करते जयपुर से तोड़ के थोड़ा सा भाग दे देते हैं, तो तुम वहीं रहो, वहीं खाओ पियो और वहीं जो आपको करना है। तो ध्यान रखना कि ये जो टोंक है एकमात्र मुस्लिम रियासत है। राजस्थान की टोंक के बारे में लिख रहा हूं मैं यहां पर। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक, फिर यही बात आ जाती है 1838 में झालावाड़, जो हमने अभी स्टोरी पूरी मांगरोल के युद्ध के बारे में समझा था, नोट कर लीजिए इसको। 1838 से कार्य चल रहा था, ठीक है, 1838 से झालावाड़ में कार्य चलता था। देखिए ठीक है, स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने संधिया वगैरह कराई, और अंग्रेजों ने संधिया कराने के बाद थोड़ा टाइम जो प्रोसेस चल रहा था, अब राजा धीरे धीरे राजा परेशान हो गया कि यार ये तो न तो मेरे पास सत्या है, न मैं कोई निर्णय ले पा रहा हूँ, और जो भी करना है सब जला जलीम सिंह ही कर रहा है, ठीक है। तो अंत तो गतवा 1838 में क्या करते हैं कि उसको संधि कर लेते हैं, कि झालावाड़ को पूरा अलग करके और इसको संधि कर लेता है। तो इसलिए कोटा अलग हो जाता है, झालावाड़ पूरा अलग हो जाता है। क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी हम कार्य करते हैं तो ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, हम उस चीज से परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई विस्फोट होता है, जैसे 1857 की क्रांति का विस्फोट होगा अभी, ठीक है, इन्हीं सभी कारणों के कारण। नोट कर लिया। चलिए अब एक हेडिंग डालिए, राजस्थान में अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान में अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए इसमें पहली लाइन, अठारह सौ अठारह में रेजिडेंट फॉर राजपूताना, चलिए समझिए इस शब्द को समझते हैं हम, ये शब्द है क्या, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। देखिए क्या होता है कि मैं आपको बार बार एक शब्द बोलूंगा, एक तो होता है पीए और एक बोलूंगा रेजिडेंट, ठीक है। अब ये क्या है, तो हम ये देख रहे थे कि जो सहायक संध्या हुई थी, अधीनस्थ संध्या हुई थी, तो उस समय अंग्रेजों के सेना के साथ साथ में एक व्यक्ति वहां बैठा रहता है, ठीक है, जो सेना का सारा कार्यभार संभालता है, तो उसी व्यक्ति को कहते हैं रेजिडेंट। आप कभी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो आपको एक शब्द की रेजिडेंट डॉक्टर यहीं पे है, ठीक है, एक शब्द सुनाई देगा कि भाई कोई डॉक्टर, आप पूछेंगे कोई डॉक्टर है तो क्या रेजिडेंट डॉक्टर है। रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब उसका स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो बैठा है वो रेजिडेंट है। उसी को हम लास्ट में पीए भी कहेंगे, पॉलिटिकल एजेंट भी उसका नाम कहेंगे। तो इसलिए 1818 में रेजिडेंट फॉर राजपूताना नाम। अब राजपूताना का मतलब क्या हो गया कि देखिए आज जैसे कि क्या है कि दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो उस समय राजस्थान का भाग कुछ नीमच से भी लगता, कुछ एमपी से भी लगता था, नीमच वगैरह, कुछ गुजरात से भी लगता था, ठीक है, कुछ जो हरियाणा है इनका भी लगता था। तो इस समय उस क्षेत्र को, जो आज का राजस्थान है, उस क्षेत्र को उस समय राजपूताना नाम दिया गया था, ठीक है। इसलिए नाम रखा गया रेजिडेंट फॉर राजपूताना की। राजपूताना में जो रहेगा उसको रेजिडेंट कहेंगे, और उसका पूरा नाम क्या होगा, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ये पद का सृजन किया गया था। तो लिखिए 1818 में रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद बनाया गया, और जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया था, ये जो व्यक्ति है इसका मुख्यालय कहां था, तो मुख्यालय था दिल्ली। तो लिखिए इसका मुख्यालय दिल्ली बनाया गया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद सृजित किया गया। ये तो पद है, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो पद है, उसमें बैठने वाला व्यक्ति अलग है और समय समय पर चेंज होता रहता है। तो उसी प्रकार से 1818 में लिखिए, 1818 में रेजिडेंट फॉर राजपूताना पद सृजित किया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया।
जिसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया। नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना राजस्थान के एकमात्र रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी, यहां पे लिखा हुआ है डेविड ऑक्टरलोनी, ये न है ना, डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया, डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया। अब हम इसको एकमात्र क्यों कहते हैं, समझिए इस बात को। देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, हमारा केंद्र बिंदु कहां है, दिल्ली, यहीं पर सारा केंद्र है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली से जितने सटे हुए राज्य हैं, अभी दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है, दिल्ली मतलब भारत में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर बीजेपी का आधिपत्य ज्यादा है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार जो बीजेपी है वो बड़ा गढ़ बना रखा है उन्होंने। लेकिन हम जैसे जैसे दिल्ली से दूर की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो उस तरफ जाए चाहे हम दक्षिण की तरफ जाए, तो यहाँ हम देखेंगे क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव ज्यादा है। दिल्ली में तो जैसे कि बीजेपी का खाता भी इस बार खुला था यहाँ पे, और यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो वहां पे ममता बनर्जी बार बार परेशान करती रहती है, ठीक है। तो ये यही कारण था कि अंग्रेज जब दिल्ली का केंद्र बना रहे थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यार दिल्ली से हम कैसे संभालेंगे, और कैसे संभालेंगे, जैसे कि कोई समस्या है, राजस्थान में कोई समस्या है, तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, राजस्थान जाएगा, फिर राजस्थान में वापस आएगा, फिर कहीं दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, फिर तीसरी जगह जाएगा। तो इसके लिए बहुत कठिन हो गया था सारा काम। इसलिए 1818 में ही ये पद सृजित किया गया था, और 1818 में वापस इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, ये सारी परेशानी देखने के लिए, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट बिंदु, 1832 में, हाँ बस एकमात्र इसीलिए है कि ये एक बार यही बेटा, और इसको ये समस्या हो गई कि यार ये तो दिक्कत है, कोई बड़ी भारी दिक्कत है, तो इसको तो खत्म करो, पद को हम संभाल ही नहीं पाएंगे, पूरे भारत को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए तो क्या करता है, अब मान लो नरेंद्र मोदी को सारा कार्यभार दे दिया जाए, राजस्थान में मुख्यमंत्री हो ही नहीं, कहीं पे भी कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या नरेंद्र मोदी के लिए पॉसिबल है क्या कि वो सारा टेरिटरी संभाल सके, संभव ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, उनके वापिस पॉलिटिकल एजेंट वापिस बिठाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अंग्रेजों की तरह कैसे चल रहा है, देखिए अंग्रेजी में अंग्रेजों का जैसे भारत गवर्नर जनरल था, ठीक है, लास्ट में हमने उसको वायसरॉय कर दिया, तो माउंटबेटन लास्ट वायसरॉय था, तो उसी जगह हमने क्या कर दिया, राष्ट्रपति का पद सृजित कर दिया, राष्ट्रपति का पद सृजित किया। अब पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा, तो उसको हम गवर्नर कह देंगे, ठीक है, गवर्नर कह देंगे। अब गवर्नर कौन है, तो आज भी हम गवर्नर ही कहते हैं उसको, राज्यपाल जो होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल वाले जितने संवैधानिक पद है वो आज भी अंग्रेजों से लिए हुए एज इट इज, और उसी तरीके से काम कर रहे हैं वो। और लोकतंत्र में हमने जो वापिस ब्रिटिश से हमने प्रधानमंत्री वगैरह लिए हैं, तो वो सारा इधर लोकतंत्र में सारा कार्य कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली आज भी वैसी की वैसी है, ठीक है, जहां पे वो सारे संवैधानिक पद कार्य कर रहे हैं, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के नवीन पद सृजित कर दिए, बस उनकी शक्तियों को बिल्कुल कम कर दिया है और इधर शक्तियां बढ़ा दी है, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम वापस लिखेंगे 1832 में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1832 गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में दरबार लगाया, ने अजमेर में दरबार लगाया। अठारह सौ 32 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में दरबार लगाया, जहां पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, का पद सृजित किया गया।
का पद सृजित किया गया। ठीक है, अब देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि इसमें जितने भी राजस्थान के राजा थे, जो यहाँ पे दरबार बना था, यहाँ पे जितने भी राजस्थान के राजा थे उन सभी ने भाग लिया, लेकिन एकमात्र व्यक्ति था जो था जोधपुर का मान सिंह। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे भाग नहीं लिया था, क्योंकि मान सिंह जी और अंग्रेजों के बीच में बनती नहीं है। अब मैं आपको डे फर्स्ट जो क्लास हुई थी वहां लेके जाता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि एक व्यक्ति था जो बंगाल में बैठता था और उसको पोथियां दी गई थी राजस्थान की कि इसको पढ़ो और ट्रांसलेट करो। उस व्यक्ति ने ये कहा था कि ये कौन सी भूमि है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और वहां जाने के लिए फिर उसको कहा था कि ये मारवाड़ की भूमि है, और मारवाड़ यानी कि डायरेक्टली क्या, जोधपुर। वो व्यक्ति बंगाल से उठता है, मारवाड़ जाता है। मारवाड़ जाने के बाद में मान सिंह जी उसको वहां से वापस देश निकाला दे देते हैं। तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है, बीकानेर जाता है। और उसी बीकानेर में वो कहता है कि यह जो राजस्थान है वो बहुत पुराना है, उसकी खुदाई की जाए। उसकी खुदाई की गई और कालीबंगा सभ्यता निकाली गई। सभ्यता निकालने के बाद में हम देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन बताता है, एलपी टेसीटोरी। आ गई बात समझ में? मजा आ रहा नहीं आ रहा क्लास में? तो ये स्टोरी है, और ये यहाँ बैठती है कि मान सिंह जी जो थे उस समय उनके नहीं बनती थी, इसलिए मान सिंह जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। आगे बात समझ में? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको सारी स्टोरी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, और ये सारी ऑन रिकॉर्ड भी है, आपको कभी भी अभी भूल जाओ तो ये वापस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, हाँ लिखिए, राजस्थान के प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी राजस्थान के प्रथम एजीजी अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट, ठीक है, अब्राहम लोकेट। अब जो समस्या पहले थी कि अगर हम दिल्ली से शासन चला रहे हैं तो कैसे दिल्ली का शासन चलाएंगे, क्योंकि वहां से व्यक्ति आएगा कैसे, इसलिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके कारण वो व्यक्ति जो अब्राहम लोकेट है, एजीजी है, वो राजस्थान में ही बैठा रहे और पूरा राजस्थान उसके लिए कवर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, तो राजस्थान का सेंटर पॉइंट निकालते हैं। और सेंटर पॉइंट कौन सा निकाला राजस्थान का, उन्होंने निकाला अजमेर। ठीक, और ये क्या हो गया, एजीजी का मुख्यालय। तो लिखिए, एजीजी का मुख्यालय अजमेर रखा गया। एजीजी का मुख्यालय अजमेर रखा गया। लेकिन बेचारे अजमेर, जैसे ही ये अंग्रेज अजमेर आते हैं, ठीक है, ठंड वंड चल रही है, बारिश चल रही है, बहुत मजा आ रहा है इनको। इनको लगा कि राजस्थान जैसा कोई जन्नत है ही नहीं। लेकिन जैसे ही भीषण गर्मी लगने लगी और उनके तो लूज मोशन शुरू हो गया, और जैसे शुरू होता है और उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज कहते हैं कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। और जो बेचारे गोरे चित्ते जो अंग्रेज थे वो बिल्कुल काले भूत हो गए। और जैसे ही वो इंग्लैंड गए तो उनकी लोगों ने पहले कहा कि आना मत, ठीक है, तो मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया तेरा। तो क्या करते हैं कि ये अजमेर से वापिस 1845 में अपना मुख्यालय बदलते हैं, और ये मुख्यालय लेके कहा जाता है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में जैसे लेके जाते हैं, और माउंट आबू में लेके जाने के बाद में फिर दो मुख्यालय बना देते हैं। तो 1864 में क्या करते हैं, एक मुख्यालय माउंट आबू रहेगा और एक मुख्यालय क्या रहेगा, अजमेर। अब माउंट आबू से क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि अजमेर वापिस चले गए, क्योंकि हम राजस्थान में देखते हैं कि सुरई में है माउंट आबू। अब फिर समस्या वही कि हम दिल्ली से नहीं संभाल पा रहे थे और माउंट आबू तो यहाँ है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि शीतकालीन तो यहाँ माउंट आबू रखेंगे, और ग्रीष्मकालीन तो माउंट आबू रखेंगे, और शीतकालीन कहाँ रखेंगे, अजमेर रखेंगे। तो सारा कार्य हमारा हो जाएगा और हम भी फिट रहेंगे, लगाए भी लड़ाई नहीं करेगी। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट बिंदु, 1845 में 1845 में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू स्थापित किया। माउंट आबू स्थापित किया। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, 1864 में पुनः
अजमेर स्थापित हुए, अजमेर स्थापित हुए और यह निर्णय लिया गया, और यह निर्णय लिया गया की करने के बाद में आप फर्स्ट बिंदु लिख लीजिए नीचे, जैसे की लिखेंगे उसके बाद में फर्स्ट लाइन लिखिए, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू और शीतकालीन मुख्यालय अजमेर। नीचे लिख दिए को रखा गया, को रखा गया, ठीक है, नीचे लिख लीजिए उसके। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखिए नोट करके, के 1832 के अजमेर दरबार में, 1832 के अजमेर दरबार में जोधपुर महाराजा मान सिंह जी ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। ठीक, तो ये साथियों अपना 1818 की जो सहायक संध्या वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आई आपको? पूरा टॉपिक समझ में आया? चलिए इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार वापस अपन, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम 1857 की क्रांति शुरू करेंगे। ठीक है, और 1857 की क्रांति पहले हम आधा एक घंटा तो पूरी 1857 की क्रांति को समझेंगे, उसके बाद उसको आगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहला निकालिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? 1803 में अलवर और भरतपुर निकालिए, और देखिए कि अलवर का शासक कौन था उस समय। अलवर का शासक कौन था? मुंह पे याद होना चाहिए, अ ब स द, तो अ ब से याद करना है, अ से ब यानी कि बख्तावर सिंह। ठीक है, अलवर का कौन है? बख्तावर सिंह। भरतपुर का कौन है? रणजीत सिंह। भरतपुर आ रहा है यानी कि भरत दो शब्द है तो लिंक करना है। देखिए ठीक है, ऐसे ही बनेगी। ठीक है, भरतपुर आ रहा है तो पूरा नाम ही याद नहीं है, नहीं। भरतपुर का कौन है? रणजीत सिंह। तो भरतपुर का कौन है? अलवर का कौन है? 18। और किस सन में किया था इन्होंने? वापिस संधि कब की थी? 1805 में। सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले संधि किस रियासत ने की थी, तो करौली ने, ठीक है। कब स्टार्ट की थी? 1817 में। करौली के साथ में एक और कौन सा था? कोटा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1818 में राजस्थान पूरा आ जाता है। ठीक है, और अंतिम जो सिरोही रियासत ने कब की थी? 1823। उसके बाद में झालावाड़ ने कब की थी? 1838 में। 1838 में जब झालावाड़ ने संधि की थी उस समय राजा कौन था? मदन सिंह जी थे। ये और मदन सिंह किसका ये था? पोता था जालिम सिंह। इस प्रकार का प्रश्न तो नहीं आता है, लेकिन हम याद रखना है, ठीक है, लिंक रखना है। चलिए अब अपना वो पेज निकाल लीजिए जहाँ पे आपने सारी संधियां लिखी है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए 1803 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड वेलेजली। और मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि वेलेजली से हमें वेले याद करना है, और ले से उसका प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड लेक था। चलिए बताइए 1818 में जब संधियां हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? होस्टिंग, लॉर्ड होस्टिंग। और उसके दोनों प्रतिनिधि कौन थे? मेलकम और मेटकॉफ। ठीक है, मेटकॉफ और मेलकम। चलिए अब आप निकालिए भरतपुर का जो संधि हुई थी उसकी तिथि बताइए। एक एक की तिथि हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, डेट यानी कि कौन से सन में हुआ था, कब हुआ था। सबसे पहले भरतपुर का बताइए। 29 सितंबर 1803। राजा कौन है? अलवर का बताइए। 14 नवंबर 1803। राजा कौन है? बख्तावर सिंह। नेक्स्ट बताइए आप करौली का।
9 नवंबर, सबको बोलना एक साथ तो मजा आएगा क्लास में। ठीक है, करौली का कौन है? बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, 9 नवंबर 1817, राजा कौन है? हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट टोंक का कौन है? डेट नहीं पूछा है मैंने, राजा पूछा है। अमीर का पिंडारी। अच्छा, अब डेट बताइए, डेट क्या है? ठीक है, और स्थापना कब होती है इसकी? सेम टाइम। ठीक है, चलिए कोटा का कौन है? अरे महाराजा उम्मेद सिंह। प्रश्न सुनो आप पहले, कोटा का शासक कौन है? ठीक है, संधि कर रहा है उस समय कोटा का शासक उम्मेद सिंह है। डेट क्या है इसकी? ठीक है, करौली तो हमें समझ में आ गया, करौली और कोटा जो है दोनों 1817 में कर रहे हैं। चलिए, जोधपुर और जयपुर, इन्होंने सबसे पहले संधि कब की थी? 1803 में, लेकिन वो क्या हो गया, अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दी थी। तो ये वापिस संधि करने आते हैं, और कब करते हैं संधि? 1818 में। डेट क्या है? 6 जनवरी। ठीक है, राजा कौन है जोधपुर का? मान सिंह जी। और मान सिंह जी की हमने पूरी स्टोरी समझ ली। मान सिंह जी जो 1823 का जो हुआ था, 1832 का जो अजमेर दरबार लगा था उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, उदयपुर। उदयपुर की तिथि क्या है? 13 जनवरी 1818। डेट भी देखिए, चेक करते रहना है ना साथ साथ में। 13 जनवरी 1818, और उस समय शासक कौन है? भीम सिंह जी। ठीक है, चलिए बूंदी। बूंदी की डेट क्या है? 10 फरवरी 1818, और उस समय शासक कौन है? राव विष्णु सिंह। ठीक है, चलिए बूंदी के बाद में बीकानेर पे आ जाते हैं। बीकानेर की तिथि क्या है? 9 मार्च 1818। शासक कौन है? सूरत सिंह। बीकानेर के बाद जयपुर आ जाते हैं, और जयपुर की डेट क्या है? 2 अप्रैल 1818। शासक कौन है? सवाई जगत सिंह सेकंड। चलिए अब बताइए, किशनगढ़ जो रियासत थी उस समय, उसकी डेट क्या है? 26 मार्च। मार्च कैसे हो गई? 26 मार्च नहीं है, इस डेट को थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, 7 अप्रैल कीजिए उसको। 7 अप्रैल कीजिए, 7 अप्रैल 1818। एक हमने कोटा में क्या डेट क्या लिखी है? 26 लिखी है, 26 दिसंबर। और टोंक में 17 नवंबर। 17 को 15 कर दीजिए, 15 नवंबर 1817। ये क्या, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, किशनगढ़ की 7 अप्रैल कर दिया, 7 अप्रैल 1818 है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की डेट क्या है? 5 अक्टूबर 1818। शासक कौन है? सामंत सिंह, महारावल सामंत सिंह। डूंगरपुर तिथि 11 दिसंबर 1818 को। शासक कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट जैसलमेर 12 दिसंबर 1818। शासक कौन है? महारावल मूलराज सिंह। ठीक है, सेकंड। चलिए बांसवाड़ा, डेट 25 दिसंबर 1818। शासक उम्मेद सिंह महारावल। सिरोही की 11 सितंबर 1823। हम देख ही रहे हैं कि ये दो जो है 2 डेट लगा रही, बाकी सभी 1818 में ही है। ठीक है, खाली आगे वाली डेट आपको ध्यान रखना है। चलिए 11 सितंबर 1818, और शासक कौन है? शिव सिंह। ठीक है, और झालावाड़ अंतिम, और 10 अप्रैल 1838, और उस समय शासक कौन है? जला मदन सिंह। ठीक है, ये भरतपुर रियासत ने 1805 में पुनः संधि की थी, ये बात हो गई थी। उसके बाद में जयपुर और जोधपुर दोनों ने जो पूरक संधि की थी उसकी बात भी हो गई थी। अब मुझे बताइए कि कोटा जो रियासत है, ये कोटा है 1817 में जो है, इन्होंने पूरक संधि कब की थी वापिस? नहीं, कोटा रियासत की पूछ रहा हूं मैं। कोटा रियासत ने वापिस कब की थी? 1818 में। ध्यान रखना, 1818, 1 साल बाद ही, जस्ट 1 साल बाद इन्होंने क्या कर लिया था? वापिस पूरक संधि कर ली थी। और पूरक संधि का क्या कारण था वो आपको पता है कि उसको जला जलिम सिंह की शर्त है। ठीक है, जला जलिम सिंह की शर्त है। और पहली शर्त क्या थी कि जो समस्त जो शक्तियां हैं वो दीवान का पद जो है वो निहित किया जाए।
वंशानुकृत किया जाए, उसको निहित किया जाए। दूसरा है कि जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी क्या कर दिया जाए, दीवान में निहित कर दी जाए। ठीक है, इसके कारण एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है? बांगरोल का युद्ध। बांगरोल का युद्ध कब होता है? 1821 में। कोटा का राजा कौन है उस समय? किशोरी सिंह। और दूसरी तरफ कौन है वर्सेस उसके? झाला जालिम सिंह और कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, जीत किसकी होती है? कर्नल जेम्स टोड और झाला जालिम सिंह की। और अंतिम निर्णय क्या लिया गया था कि कोटा के कितने ठिकाने बना, कितना तोड़ गया? 17 भागों में। 17 भागों में तोड़ गया, उसके नवीन ठिकाना बनाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? झालावाड़ नाम रखा गया। क्लियर हो रही है कहानी? चलिए नेक्स्ट बताइए आप कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 रियासतों के नाम कौन बताएगा? एक एक बताइए। पहली धौलपुर, दूसरा टोक और झालावाड़। धौलपुर की स्थापना कब की गई थी? 1806। दूसरी टोक की 1817। नेक्स्ट झालावाड़ की 1838। धौलपुर का शासक कौन है? कीरत सिंह। नेक्स्ट जो टोंक है उसका पिंडारी। नेक्स्ट जो झालावाड़ है उसका मदन सिंह। और मदन सिंह कौन है उसका? झालावाड़ का झाला जालिम सिंह का पोता, क्योंकि वो अंतिम समय में अंधा हो गया था। तो और उसने झाला जालिम सिंह ने उस समय में 1831 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 10 सालों में पूरा जो राजस्थान है या पूरा भारत है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे और अंग्रेज हो जाएंगे। ये उस व्यक्ति ने कहा है उस समय। और 10 साल तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही क्या हो गया कि 1857 के बाद में लगातार अंग्रेज बढ़ते गए और उन्होंने पूरा साम्राज्य अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, 1818 में दिल्ली में एक पद सृजित किया गया था, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। और रेजिडेंट फॉर राजपुताना का एकमात्र जो पद व्यक्ति बिठाया गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड, वापस बोलो, डेविड, वापस डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, ये उनका प्रस्ताव जो था, ये सारा कार्य क्या वो फेल हो गया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एजीजी का पद सृजित किया गया। तो एजीजी का पद सृजित किया गया था, कब किया गया था? 1832 में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जीजी नहीं, जीजी भैया गवर्नर जनरल। ठीक है, हाँ, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय था। एजीजी का पद सृजित किया गया था, सबसे पहले एक व्यक्ति को बिठाया गया था। तो भारत राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? अब्राहम लोकेट। लोकेट से ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले हम क्या पहनते हैं? लोकेट पहनते हैं। तो उससे ध्यान रखना है कि एजीजी जो है राजस्थान का लोकेट बांधा गया था, सबसे पहले राजस्थान का लोकेट बांधा गया था। ठीक है, मंगल जब शादी होती है तब भी क्या करते हैं? हम लोकेट ही बांधते हैं, एक तरीके का मंगलसूत्र लगाते हैं। तो उसी तरीके से राजस्थान की भी क्या हो रही है? शादी हो रही है और उसमें लोकेट बांधा गया। तो हमें याद कर लेंगे अब्राहम लोकेट बांधा गया। एजीजी का मुख्यालय कहाँ गया स्थापित? अजमेर स्थापित किया। 1845 में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? माउंट आबू। 1864 में क्या निर्णय लिया गया था? पहला ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय था कहाँ था? वो माउंट आबू। और शीतकालीन अजमेर में स्थापित किया गया था। एकमात्र व्यक्ति जिसने 1832 के जो अजमेर दरबार लगा था उसमें भाग नहीं लिया था, कहाँ? मान सिंह। कहाँ का शासक था? होशियार हो यार तो आप सब लोग, तो याद हो गया आपको तो। ठीक है, आधुनिक राजस्थान समझ में आ रहा है? बड़े आ रहा है समझ में? चलिए अगली क्लास में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इसी तरीके से मैं आपको रटा दूंगा सब। अब आपको क्या करना है? ये जो टेबल है ना, इसको भले ही तो आप कहीं पे भी एक बार इसका प्रिंट निकलवा दें, ठीक है, या फिर लिख ले में एक पेज पे, और लिखने के बाद जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहां पे चिपका दें। और एक नियम बना लें कि मैं सुबह उठने से पहले, उठते ही जब पढ़ने बैठूंगी या पढ़ने बैठूंगा तो उस समय एक बार इसको रट लूंगी, मतलब पढ़ लूंगी। दिन में एक बार आपने मन लगा के इसको पढ़ लिया तो लास्ट में आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, और होता क्या है कि हम ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे अचेतन मन में क्या होता है, ये सारी चीजें फिट होने लगती है और जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ये लगने लग जाता है कि यार ये उस समय का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति। और ऐसी कोई दिक्कत लगे ना आपको भाई किसी वीडियो में या एमसीक्यू में, तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि वापस क्या इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो वीडियो अपलोड करने के बाद में वापस देखा जाए। और क्या है, जो रिकॉर्ड होती है ना, चलो अपन हम अभी तो आमने सामने हैं तो कैमरे पे भी इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब एमसीक्यू रिकॉर्ड करते हैं तब कैमरे के सामने और लगातार बोलते रहना पड़ता है। अब कैमरे के सामने तो देख के क्या हंसो, ये खुद नहीं हंसता है, ठीक है ना। आप लोगों के चेहरे रहते हैं तो बात ठीक है, थोड़ी सी टॉकिंग भी हो जाती है, तब कैमरे से बात कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी कोई दिक्कत लगे तो आप बाद में बता दिया करना या कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अभी कोई है क्लास और?